नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी 22 जीके में। तो दोस्तों, जैसे कि मेरा नाम अजय यादव है, तो आप लोग को हम फिलहाल पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। तो पॉलिटी हम लोग शुरू कहाँ से किए हैं? भारत के संवैधानिक विकास से शुरू किए हैं, जिसमें कि हम लोग ऑलरेडी 2 वीडियो में आप लोग को दे चुका हूँ। 2 वीडियो में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से मैंने शुरू किया था पहली वीडियो, और 1793 तक गई थी। और दूसरी वीडियो जो शुरू होती है 1813 से लेकर 1833 तक जाती है। और आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो हम लोग शुरू करेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके पहले मैं आप लोग को कुछ बताना चाहता हूँ। यदि हम बात करते हैं भारतीय संविधान के बारे में, तो भारतीय संविधान हम लोग का ऐसे ही नहीं तैयार हो गया है, हवा में नहीं तैयार हुआ है। इसके लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद किया गया, तब जाके हमारा जो संविधान है, हम लोग का जो संविधान है वो प्रॉपर हम लोग के सामने आया। आप लोग को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो आज आप लोग को कमेंट बॉक्स में ये बताना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देरी न करते हुए हम लोग आज का जो चैप्टर है, आज का जो बचा हुआ अधिनियम है, उसको शुरू करते हैं। इसके पहले जब मैंने फर्स्ट वीडियो में थोड़ा सा लिंक करने के लिए मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि फर्स्ट वीडियो जो भारतीय संविधान का बनाए थे हम लोग, तो उसमें हम लोग भारतीय संवैधानिक विकास को 2 भागों में बांटा था। 2 भागों में, पहला जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चलता था हमारे भारत में, वो कब से कब चल रहा था? पहला 1773 से लेकर 1853 तक चला। अब इसके बाद जो होता है ब्रिटिश क्राउन का रूल चलता है। ब्रिटिश क्राउन का जो रूल चलता है 1858 से लेकर 1947 तक। तो हम लोग पहला भाग आज हम लोग का पूरा हो जाएगा, और अगला जब ब्रिटिश क्राउन का रूल चलेगा तो हम लोग 1858 से लेकर 1947 तक पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल चलता है 1773 से लेकर 1853 तक चलता है, तो आज हम लोग 1853 के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, चार्टर अधिनियम 1853 का, इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या हैं और क्या क्या बताई गई हैं। तो देखिए, तत्कालीन इस समय जो विधायिका थी, उसको जो विधि बनाने वाली संस्था थी उसको और सशक्त बना दिया गया। और सशक्त का मतलब इसमें यह है कि इसका दायरा बढ़ा दिया गया। दायरा कैसे बढ़ा दिया गया? जैसे विधिक कार्यों को और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। विधिक कार्यों और प्रशासनिक कार्यों को पहले एक ही में रहा करता था, लेकिन अब यहाँ पे अलग कर दिया गया। और संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद का स्थापना किया गया या गठन किया गया। इस विधान परिषद में टोटल 12 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें प्रत्येक प्रांत से और प्रत्येक क्षेत्र से लोग चुन के आते थे। और इसीलिए आगे क्या होता है, जब ये प्रत्येक प्रांत से लोग चुन के आते थे और प्रत्येक क्षेत्र से चुन के आते थे। ये 12 सदस्यों में जो रहते थे वो प्रत्येक क्षेत्र से आते थे और प्रत्येक प्रांत से आते थे और क्षेत्र से आते थे। ठीक है, ये जो 12 सदस्य थे इन्हीं दोनों जगह से आते थे। कैसे आते थे? चुन के आते थे। अब जब चुन के आते थे तो सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत प्रतिपादन यही से होता है। मतलब यहाँ पे बात बताया आपको, क्षेत्र के हिसाब से भी चुने जाते थे। तो इसलिए यहाँ से एक सर्वप्रथम पहली बार यह होता है कि भाई क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत सामने आता है। सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत को समाप्त कर दिया जाता है। नामजदगी का मतलब समाप्त कर दिया जाता है। कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की व्यवस्था की गई। और पहली बार सिविल सेवाओं में भर्तियों के लिए भी प्रावधान किया गया। अब देखिए, 2 जगह बात को समझिएगा। पहला जो विधायी प्रक्रिया को और सशक्त बनाया गया। कैसे बनाया गया? प्रशासनिक कार्यों और विधिक कार्यों को अलग किया गया। और जो विधि बनाने वाली जो विधान परिषद थी,
एक पृथक विधान परिषद की स्थापना किया गया या गठन किया गया, जिसमें टोटल कितने सदस्य हुआ करते थे? तो 12 सदस्य हुआ करते थे। ये 12 सदस्य कहां से आते थे? तो प्रत्येक प्रांत से आते थे और प्रत्येक क्षेत्र से आते थे। जब प्रत्येक क्षेत्र से आते थे तो पहली बार सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन होता है, और यहीं पर सरकारी सेवाओं में जो लोग सरकारी पदों पर काम करते थे, वहां पे नामजदगी सिद्धांत को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है। और कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरे जाने की व्यवस्था की गई, और पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों का प्रावधान किया गया। भारतीयों के लिए भी प्रावधान किया गया। कब? किसके लिए? सिविल सेवा में। इसके पहले भारतीयों को सिविल सेवाओं में एंट्री नहीं दी जाती थी, लेकिन कब एंट्री मिल गई भारतीय लोगों को सिविल सेवा देने के लिए, CSE बनने के लिए? तो अब देखिए कब दिया जा रहा है? 1853 में दिया जा रहा है। ठीक है। अब देखिए, अब बात यहाँ पे ये नहीं कि ये लोग हम लोग को दे दिए तो बहुत उपकार कर दिए, ऐसा कुछ नहीं। ये लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। जो अंग्रेज थे, भारतीयों को खुश करने के लिए ऐसा व्यवस्था कर रहे थे। अब इन गधों को ये नहीं पता था कि जिनको हम इसमें भर्ती कर रहे हैं वही लोग कहीं ना कहीं जब जानेंगे, देखेंगे कि नहीं जो अंग्रेज हैं हम लोग के प्रति कितना घृणा कर रहे हैं या कितना हम लोग का शोषण कर रहे हैं। यहाँ पे वाकई में जो पढ़े लिखे वर्ग था उस समय का, बौद्धिक वर्ग जिसको बोला जाता था, वो इस चीज को समझा और लड़ाई में कूदा। क्रांतिकारियों की बात किया जाए, जैसे मैं भाई आप महात्मा गांधी गए थे इंग्लैंड पढ़ने, तो वहां पे समझे। और यदि सुभाष चंद्र बोस की बात किया जाए, वो भी थे। ये लोग बौद्धिक वर्गों में बाल गंगाधर तिलक, ये लोग कैसे व्यक्ति थे? ये लोग समझते थे कि अंग्रेज हम लोग के प्रति हम लोग को खुश नहीं कर रहे हैं, ये बल्कि हम लोग का और शोषण कर रहे हैं। ये नहीं कि हम लोग को यहाँ पे प्रावधान कर दे रहे हैं कि अब जो भारतीय लोग भी हैं वो भी सिविल सेवा का परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बस हाँ, खुश करने के लिए तो प्रावधान नहीं किए थे, लेकिन हाँ एक छोटा सा रूप में कहा जा सकता है कि खुश करने के लिए, छोटा सा वर्ग को खुश करने के लिए ऐसा प्रावधान ये लोग किए थे। तो इसमें 4 बातें महत्वपूर्ण याद रखिएगा। पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को एंट्री दिया गया, और क्या हुआ? सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कब आता है? तो 1853 में आता है। और संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना कब होती है? तो 1853 में होती है। प्रशासनिक कार्यों को अलग कब किया जाता है? किस प्रशासनिक कार्यों को और किससे अलग किया जाता है? तो विधिक कार्यों से अलग किया जाता है। ठीक है। और तत्कालीन विधायिका को और सशक्त बना दिया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो हम लोग 1853 के जो चार्टर अधिनियम है, इसको आज हम लोग समाप्त किए, और इसके बाद हम लोग अगला जो फेज शुरू करेंगे 1858 से लेकर 1947, जो ब्रिटिश क्राउन का रूल चलता है। अब इस वाला ये जो वीडियो, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल चल रहा था, अब 1858 में समाप्त कर दिया जाएगा। वहीं से शुरू होगा ब्रिटिश क्राउन का रूल। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक शुरू करेंगे। लेकिन जो 2 वीडियो है ऑलरेडी मैं इन 1773, 1781, 1784, 1793 और 1813 और 1833 का जो एक्ट है उसको पढ़ा चुका हूँ। इसमें मेरे प्यारे दोस्तों ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं हम जो पढ़ा रहे हैं या हम जो मेहनत कर रहे हैं वो कम है। यदि आप कम करके आंकेंगे तो कम ही दिखेगा, यदि आपके पास ये वीडियो इतना बना रहे हैं, बुलेट फॉर्म में दे रहे हैं आपको, यदि आपको समय नहीं है आपके पास तो ये वीडियो देख लीजिए। अदरवाइज यदि समय है तो किताब पढ़ लीजिए। नहीं तो हम इतना दावा तो जरूर करते हैं कि जितना आप इस वीडियो में पढ़ के जाएंगे, तो चाहे वो स्टेट PCS हो या अदर एग्जाम हो, इसमें से जरूर आपका प्रश्न फंसेगा ही फंसेगा। जितना मैं पढ़ाया हूँ उतना ध्यान से आप लोग वीडियो भी देख लेंगे, तभी हम पूरे दावे के साथ कहते हैं कि 3 से 4 प्रश्न यहाँ से जरूर निकल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट इंपॉर्टेंट है। फिर 1813 और 1833 और 1853, ये कितने 1 2 3 4 5, ये 5 एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण। इससे हर साल 1 या 2 प्रश्न हर PCS में या यूपीएससी में तो उसका ट्रेंड अलग रहता है, लेकिन स्टेट PCS में जरूर देता है। ठीक है।
तो आज हम लोग जो पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जैसे 1773 से लेकर 1833 तक, आज हम लोग वन लाइनर के माध्यम से हम लोग उसका फिर से रिवीजन करेंगे। जैसे में यदि आपसे प्रश्न पूछ लें कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, तो बताइए किस एक्ट के माध्यम से बनाया जाता है? बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है किस एक्ट के माध्यम से? तो आपका कौन सा एक्ट है? 1773 का एक्ट है। ठीक है। और अगला प्रश्न आता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब किया जाता है? तो कब किया जाता है बताइए आप लोग, कब किया जाता है? 1784 में, 1784 में। ठीक है। और पूछ लेगा किस एक्ट के तहत किया जाता है? तो वो जो एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया जाता है। कब किया जाता है? 1784 में किया जाता है। अगला प्रश्न आता है किस एक्ट के माध्यम से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है? उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तो कौन सा एक्ट होगा? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 होगा। उत्तर क्या होगा? 1784 होगा। ठीक है। 1784 में प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और अगला प्रश्न आता है किस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत मानी जाती है या होती है? तो कौन सा एक्ट है? कौन सा एक्ट होगा बताइए? तो ये भी होगा 1784 का एक्ट, 1784 का एक्ट। अगला प्रश्न आता है कि जो आपका ये मुक्त व्यापार की अनुमति कब दिया जाता है? तो कब दिया जाता है बताइए आप लोग? 1813 का जो चार्टर एक्ट है, 1813 का जो चार्टर एक्ट है, उसके माध्यम से मुक्त व्यापार की अनुमति दे दिया जाता है। और 1 लाख खर्च करने की अनुमति किस एक्ट में देने की बात किया गया था? किसके लिए 1 लाख दिया जाएगा? शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने की अनुमति किस एक्ट में दिया जाता है या किस चार्टर में दिया जाता है? तो वो भी क्या होगा? 1813 का जो चार्टर अधिनियम है, उसमें 1 लाख शिक्षा पर खर्च करने की बात कही जाती है उसमें। ठीक है। किसमें? 1813 के चार्टर एक्ट में। किस एक्ट के द्वारा कंपनी को व्यापार के लिए 20 वर्ष, मतलब किस एक्ट के द्वारा कंपनी को व्यापार के लिए 20 वर्ष व्यापार करने के लिए बढ़ा दिया जाता है कि भाई जाओ, भारत में तुम्हें 20 वर्ष के लिए और छूट दिया जाता है? तो कौन सा एक्ट है बताइए? कौन सा एक्ट है? तो आपका ये होगा, आप लोग जरूर, ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूं तो आप लोग को छोड़ देना, इसमें विस्तार से आपको लिखना है कि भाई 1813 में खत्म कर ये मुक्त व्यापार होता है, मुक्त व्यापार के लिए छूट दिया जाता है, तो क्यों छूट दिया जाता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे 2 प्रश्न है। पहली बात तो किस एक्ट के द्वारा कंपनी को 20 वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त होती है? तो ये होता है 1793 का एक्ट। और यही कहा, यदि यही प्रश्न एक और पूछ लेगा कि 20 वर्ष के लिए पुनः शब्द यहाँ पे सिर्फ ये कह रहा है कि 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है, तो 1793 हो जाता है। लेकिन कहेगा कि कंपनी को 20 वर्ष के लिए पुनः व्यापार की छूट दी जाती है, तो कौन से एक्ट के माध्यम से दी जाती है? तो क्या बताओगे? बताओ। 1813 का चार्टर एक्ट। अब अगला प्रश्न आता है व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है, कब किया जाता है? व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है, कब किया जाता है? तो 1833 में किया जाता है। कब किया जाता है? 1833 में किया जाता है। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था बताइए? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था बताइए? लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखिए ये 9वां प्रश्न का जो उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ये कब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं? तो 1833 में ही बनते हैं। ये कब बनते हैं? 1833 में ही बनते हैं। ठीक है। और प्रथम विधि आयोग का गठन
कब किया जाता है और इस विधि आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और एक प्रश्न और आपको बताना है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। यहाँ पे मैंने ये बताया कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन यही प्रश्न आपसे ये पूछ ले कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में 3 प्रश्न बताना है। प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया और इस विधि आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, और तीसरा प्रश्न बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था वो हम लोग समाप्त कर दिए, और जब अगली वीडियो हम लेके आएंगे तो ब्रिटिश क्राउन का रूल 1858 से शुरू होगा, 1947 में खत्म होगा, ठीक है। तो आज हम लोग ये वीडियो के माध्यम से पिछले जो मैंने एक्ट करवाया था उसका हम लोग क्विक रिवीजन शॉर्ट में रिवीजन किए हैं, और प्लस उसके बाद मैं जब ये भारतीय संवैधानिक विकास को खत्म कर लूंगा तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक शॉर्ट वीडियो, मतलब पूरे भारतीय संवैधानिक विकास का एक शॉर्ट वीडियो 10 से 15 मिनट के लेके आऊंगा। अभी तो 3 से कम 6 वीडियो में खत्म होगा आपका, लेकिन जब वो 6 वीडियो को मैं 10 से 15 मिनट में आपको बताऊंगा तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा, ठीक है। तो आज हम लोग इसको ख़त्म किए, लेकिन कुछ रणनीति पे हम लोग आज थोड़ा बात करेंगे कि हम लोग भारतीय संविधान को कैसे ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करिए और कोशिश करिए दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी अगली वीडियो जिस मुद्दे पे चाह रहे हैं और जिस सब्जेक्ट पे चाह रहे हैं उस पर आप लोग बताइए, उस पर अगली वीडियो हम लेके आएंगे। लेकिन प्रॉपर हमारी ये क्लास चलती रहेगी, प्रॉपर जो क्वालिटी है इसकी क्लास चलती रहेगी। ये नहीं कि ये अगली वीडियो जब लेके आएंगे आप लोग के हिसाब से तो ये बंद हो जाएगी, नहीं, ये क्वालिटी कंटिन्यू चलती रहेगी। कब तक, जब तक ये खत्म ना हो जाए तब तक, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप लोग जानते ही हैं कि बिना मेहनत का इस धरती पे कोई भी सफल नहीं हुआ है। यदि सफल होना है तो मेहनत जरूर करना। चाहे एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो क्या आपको लगा कि राष्ट्रपति बन गए, उनको मिसाइल मैन कहा जाने लगा? कैसे कहा जाने लगा? ऐसे थोड़ी कहा जाने लगा। उनकी जब जर्नी देखेंगे तो बहुत ही कठिन जर्नी थी मेरे प्यारे दोस्तों। वाकई में जाके आपको उनको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए उनको कि उनकी जर्नी कैसी थी। तो आइए हम लोग भारतीय संविधान के बारे में बात करते हैं। इसको हम लोग ये खत्म करने के बाद भारतीय संवैधानिक विकास इसको खत्म करने के बाद हम लोग सीधा जंप करेंगे प्रस्तावना, फिर उसके बाद दूसरा जंप करेंगे हम लोग फंडामेंटल राइट, और तीसरा हम लोग बात करेंगे डीपी एसपी, और चौथा हम लोग बात करेंगे मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, और पांचवा हम लोग बात करेंगे केंद्र के बारे में और राज्य के बारे में, और जो महत्वपूर्ण आयोग हैं जैसे निर्वाचन आयोग है उस पर बात करेंगे हम लोग, और क्षेत्रीय परिषदें हैं उस पर बात करेंगे, संवैधानिक और गैर संवैधानिक जितनी भी संस्थाएं हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं इसलिए मैं इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा। और एक चीज़ और मैं कहना भूल गया, केंद्र राज्य संबंध तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और राज्य के बारे में भी पढ़ेंगे। इसी में आपका यदि देखिए यही आप बात करेंगे केंद्र की बात करेंगे तो यहीं में सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, फिर यदि राज्य की बात करेंगे तो यहाँ पे हाई कोर्ट आ जाएगा, ठीक है, यहीं पे पढ़ा देंगे हम। और जो मान के चलिए जो छठवां है जो बीबीआई में रखेंगे वो हम पंचायती राज को रखेंगे, पंचायती राज को। यहाँ से प्रश्न
इन यही जो है, यही जो पॉइंट है, यही जो चैप्टर है भारतीय संविधान में, इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है। हर एक एग्जाम में जहाँ भी जीएस आता है, इन सारे चैप्टरों से प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस हो, यदि उसमें जीके पूछा जा रहा है, जीके जीएस पूछा जा रहा है, तो संविधान पॉलिटी के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये यहीं से प्रश्न आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम लोग जो अगली वीडियो लेके आएंगे, अब हम जो क्रम बताएं उसी क्रम में हम अपनी वीडियो लेके आते रहेंगे। जो भी आप लोग को सुझाव देना है वो कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें जाइए और सुझाव दीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग इसी जगह अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं, और आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ बने रहिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहें दोस्तों। और आपका जो प्यार है, स्नेह है, वही हमें एक प्रेरणा देता है। तो आप लोग दोस्तों, हमें जितना बड़ी हम लोग की फैमिली होगी, परिवार होगा, उतना ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और उतना ही हमें प्रेरणा मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का। जितना हम मेहनत कर रहे हैं मेरे दोस्तों, उससे कहीं दुगना आप लोग मेहनत करें। जैसे मैं यहाँ पे बताया, अब यहाँ पे बताने का मतलब ये नहीं कि आप लोग वीडियो देख लीजिए तो आपका कल्याण हो जाएगा, नहीं। वीडियो देखने के बाद उसको कोशिश करिए कि उससे जितने भी ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं, ऑब्जेक्टिव उसको सॉल्व करिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जितने भी बन रहे हैं उसको सॉल्व करिए, और कोशिश करिए कि मेंस की जो प्रैक्टिस है उसको हर एक रोज, यदि अब बीपीएससी की बात करें, बीपीएससी तो अभी जो आपका अगस्त है, अगस्त के लास्ट वीक में, लास्ट सप्ताह में पेपर होने वाला है। अब इसके लिए तो अभी आपको आंसर राइटिंग मैं तो नहीं कहूँगा कि करिए, लेकिन आपका यही यूपी पीसीएस है, यूपी पीसीएस है, इसके लिए आप धुआंधार आंसर राइटिंग करिए। और इवन अब यूपीएससी भी है, यूपीएससी भी है, तो इसके लिए भी आप धुआंधार आंसर राइटिंग करते रहिए। लेकिन हाँ, जब बताऊं तो पढ़ाऊं तो वीडियो देखने मात्र से आपका उपकार नहीं होगा। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं उतने ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश करिए आप लोग, ठीक है। जब मेहनत करेंगे तभी होगा। तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आज यही हम लोग अपनी क्लास को विराम देते हैं। आप लोग जितना कमेंट करते हैं और जितना हमारे वीडियो को देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।